क्या आप बिलीव करेंगे, आपके घर के बगल में जो एक छोटी सी शॉप हो, अगर वो एक दिन बिलियंस ऑफ डॉलर की कंपनी बन जाए या ब्रांड बन जाए तो आपको कैसा फील होगा। तो आज की वीडियो में हम ऐसी ही एक कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं जो आपके घर के बगल में से स्टार्ट हुई एक छोटी सी बेकरी कंपनी थी, जो आज एफएमसीजी सेक्टर की लीडिंग कंपनी में से एक आती है, जो कि जानी जाती है अपनी QSR सेगमेंट एंड अपनी प्रीमियम बिस्किट कैटेगरी के लिए। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे मिसेस बेक्टर फूड स्पेशलिस्ट के बारे में कि कैसे ये कंपनी एक छोटी सी शॉप से स्टार्ट हुई एंड आज इंडिया की एक सबसे बड़ी फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी बन चुकी है एफएमसीजी सेक्टर से। जिसके बाद आपका जो नजरिया है एक छोटी सी शॉप से स्टार्ट होने वाले बिजनेस के लिए पूरी तरह से चेंज हो जाएगा, जो आपको इस मिसेस बेक्टर फूड की कहानी से समझने को मिलेगा। तो चलिए जानते हैं कि किस तरह से ये एक छोटी सी शॉप से स्टार्ट होती है एंड इंडिया की सबसे फास्टिंग ग्रोइंग कंपनी बनती है। सो अगर हम इनकी स्टार्टिंग की बात करते हैं तो 1978 में रजनी बेक्टर उन्होंने लुधियाना में एक छोटी सी बेकरी स्टार्ट करी थी, जहां पे कि उन्होंने हाई क्वालिटी के बेकरी प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट करा था। स्टार्टिंग में यहाँ पे कोई भी डिमांड नहीं थी उनके पास, लेकिन धीरे धीरे जिस तरह से उनका डिमांड यहाँ पे बढ़ता गया, उनकी जो पॉपुलैरिटी है उनके एरियाज में कंटिन्यू बढ़ते हुए देखने को मिली, जिस वजह से उनको यहाँ पे काफी ज्यादा इंटरेस्ट मिलने लग गया लोगों से एंड उसके बाद जो उनकी प्रोडक्ट की डिमांड है वो कंटिन्यू यहाँ पे ग्रोथ होते हुए देखने को मिली। एंड देन यहीं से स्टार्ट होता है एक देसी एंटरप्रेन्योर का ग्लोबल ब्रांड बनने का सपना। अब सवाल आता है कि मिसेस बेक्टर फूड यहाँ पे बेचती क्या है या काम क्या करती है। तो मैं आपको बता दूं, इनके मोस्टली यहाँ पे दो प्रोडक्ट है जो सबसे ज्यादा डिमांड एंड सबसे ज्यादा सेल होते हैं। उसमें जो इनका पहला प्रोडक्ट आता है वो आता है प्रीमियम कैटेगरी का बिस्कुट, जो कि क्रीमिका के नाम से जाना जाता है। अगर आप यहाँ पे क्रीमिका का जो रेवेन्यू देखेंगे, 61% रेवेन्यू पार्टिसिपेट करता है इनके टोटल रेवेन्यू में इनके बिस्किट सेगमेंट से। इसके बाद अगर आप देखोगे, नॉर्थन इंडिया में तकरीबन 5% का मार्केट शेयर ये रखते हैं। इसके अलावा होल इंडिया में 1.5% का इनका मार्केट शेयर हमें देखने को मिल जाता है। लेकिन इतना कम मार्केट शेयर होने के बावजूद भी इनका जो बिस्किट है वो काफी ज्यादा डिमांड है एंड काफी ज्यादा हाई मार्जिन पे सेल होता है। इसके अलावा अगर आप 2022 से इस बिस्किट सेगमेंट में ग्रोथ देखेंगे तो जो ग्रोथ हमें 28% की देखने को मिली थी 2022 में, वो बढ़ते हुए देखने को मिली हमें 42% की। यानी आप लगा सकते हैं कि कितना बड़ा जंप हमें आते हुए देखने को मिला है, जो कि इनका बिस्किट सेगमेंट में है। अब अगर हम बात करते हैं इनके दूसरे सेगमेंट, इन दूसरे प्रोडक्ट की, तो वो आता है दोस्तों इनका इंग्लिश ओवन, जो कि एक बेकरी प्रोडक्ट है। इसकी भी डिमांड काफी ज्यादा देखने को मिलती है, खास करके मेट्रो सिटीज में। एंड खास करके जब से यहाँ पे फास्ट फूड डिलीवरी चेन की फैसिलिटी मार्केट में देखने को मिली है, तब से जो इनका प्रोडक्ट है इंग्लिश ओवन, उसकी जो डिमांड है काफी ज्यादा इंक्रीज देखने को हमें यहाँ पे मिली है। तो ये तो हो गए इनके दो मेजर प्रोडक्ट जिनकी बदौलत ये मार्केट में सस्टेन कर रहे हैं एंड लीड कर रहे हैं। लेकिन अब अगर हम इनकी बात करें, इनकी बिजनेस एक्सपेंशन की स्ट्रेटजीज के बारे में, तो वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हमें देखने को मिलता है। जहां पे पहली चीज आती है इनका पावरफुल ब्रांड। जैसे कि हमने बात करी क्रीमिका बिस्किट। क्रीमिका बिस्किट इनका एक ब्रांडेड बिस्किट है जो कि काफी ज्यादा पॉपुलर है बड़े बड़े सिटीज में, खास करके मेट्रो सिटीज में। इसके अलावा दूसरा जो इनका प्रोडक्ट था इंग्लिश ओवन, वो भी काफी ज्यादा पॉपुलर हमें देखने को मिल जाता है मेट्रो सिटीज में, जिसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। तो ये तो हमने देखा कि जो इनकी पहली स्ट्रेटेजी थी वो थी इनका ब्रांडेड प्रोडक्ट। इन्होंने दो ही प्रोडक्ट पे फोकस किया है, एक अपना क्रीमिका का बिस्किट एंड दूसरा इनका इंग्लिश ओवन। ये दो मेन प्रोडक्ट है इनके, जिनकी इनकी सबसे बड़ी ब्रांड वैल्यू है, जो इनकी सबसे बड़ी बैकबोन है। इसके बाद दूसरी स्ट्रेटेजी आती है इनकी QSR पार्टनरशिप। अब देखो दोस्तों, इंडिया में सबसे पॉपुलर जो ब्रांड है उनमें आता है मैकडी, बर्गर किंग, KFC, ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड हैं। सो क्या आपको पता है, इन बड़े बड़े ब्रांड्स को जितना भी बन्स वगैरह सप्लाई करा जाता है, वो सप्लाई करा जाता है यहाँ पे मिसेस बेक्टर के जरिए। जी हाँ दोस्तों, जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स में आप जाते हैं, वहां पे आप बर्गर वगैरह खाते हैं या कुछ भी बड़ा ऐसे प्रोडक्ट आते हैं, उनका जो बर्गर वगैरह का जो बर्न्स वगैरह होता है, वो सारा का सारा आता है मिसेस बेक्टर फूड की तरफ से, जो इनको काफी ज्यादा यहाँ पे हेल्प करता है। अब सबसे बड़ा सवाल कि आखिर ये QSR है क्या? देखो, QSR यानी क्विक सर्विस रेस्टोरेंट। ऐसी सर्विस जैसे फास्ट फूड, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट इंडस्ट्री एंड जल्दी से जल्दी सर्व किए जाने वाला प्रोडक्ट, इसको कहते हैं हम QSR सेगमेंट, जो कि रैपिडली ग्रो करते हुए देखने को मिल रहा है।
अगर मैं बात करूं 2023 से 2028 तक, तो इसका जो मार्केट साइज है ऑलमोस्ट 75,000 करोड़ प्लस हमें देखने को मिलता है, जो कि यहां पे ग्रो हो रहा है 20% की एनुअल ग्रोथ रेट से। सो आप एज्यूम कर सकते हैं कि किस तरह से इस सेक्टर में हमें डिमांड आते हुए देखने को मिल रही है। एंड अगर प्लेयर्स के बारे में बात करें तो सबसे बड़े बड़े ब्रांड आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, जैसे हमने बात करी मैकडी, डोमिनोज, केएफसी, बर्गर किंग, सबवे, पिज्जा हट, हल्दीराम, ये सारे के सारे यहाँ पे आपका क्यूएसआर सेगमेंट के लीडिंग कंपनीज हैं, जहां पे कि मिसेस बेक्टर फूड एक बड़ा प्लेयर है इनकी सप्लाई चेन का। इसके बाद जो तीसरी चीज आती है वो आती है एक्सपोर्ट पावर। हमने देखा डोमेस्टिक लेवल पे क्यूएसआर सेगमेंट काफी ज्यादा ग्रो कर रहा है, यही सेम हमें देखने को मिलता है एक्सपोर्ट लेवल यानी इंटरनेशनल लेवल पे, जहां पे कि कंपनी 70 प्लस कंट्रीज में सप्लाई करती है। किसके जरिए करती है? वॉलमार्ट एंड लुलु ग्रुप के जरिए। ये बड़े बड़े ब्रांड है जो कि मिसेस बेक्टर फूड को हेल्प करते हैं इंटरनेशनली एंड ग्लोबल लेवल पे अपनी एक्सपेंशन को बढ़ाने में। इसके बाद जो नेक्स्ट स्ट्रेटेजी आती है दोस्तों, डेट फ्री बिजनेस मॉडल। देखो इनके पास जो आपके इनकी बैलेंस शीट अगर आप देखेंगे, वहां पे आपको डेट काफी ज्यादा कम देखने को मिलेगा, 150 के आसपास ही आपको डेट देखने को मिलेगा, जो कि इनकी कंपनी के अकॉर्डिंग, इनके मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग काफी कम हमें देखने को मिलती है, जो कि इन्हें अलाउ करती है एक्सपेंशन करने के लिए अदर कंट्रीज में, जो इनके लिए काफी बड़ा यहाँ पे हेल्पफुल साबित होता है। अब बात करते हैं इनके फाइनेंशियल्स की, जहां पे कि हमें काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। अगर आप देखेंगे 1978 में, उस टाइम पे जब कंपनी स्टार्ट हुई, उस टाइम का ऑब्वियसली बात है कोई डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर आप 2019 से 2020 का इनका रेवेन्यू देखेंगे, जो था इनका दोस्तों 765 करोड़ के आसपास पे। इसके अलावा अगर आप 22-23 का इनका रेवेन्यू देखेंगे, जो हमें देखने को मिलता है 1374 करोड़ का, जो कि आपका 19-20 के कंपैरिजन में 38% ज्यादा हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर आप 23-24 का इनका रेवेन्यू देखेंगे, तो 23-24 में इनका जो रेवेन्यू आता है वो आता है 1643 करोड़ का, जिसमें से कि इन्होंने जो नेट प्रॉफिट पोस्ट करा था वो था दोस्तों 140 करोड़ का। एंड जो इनकी ग्रोथ देखने को मिली थी वो देखने को मिली थी हमें 55% की, जो कि काफी ज्यादा हमें देखने को मिली है। यानी एक तो कंपनी का रेवेन्यू क्या है, ग्रो कर रहा है, दूसरा कंपनी क्या है, प्रॉफिटेबल भी देखने को मिल रही है, जो कि इनके फाइनेंशियल्स के लिए, इनकी ग्रोथ के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित होते हुए देखने को मिल रहा है। इसके अलावा कुछ चैलेंजेस एंड कुछ टर्निंग पॉइंट भी आते हुए देखने को मिले हमें मिसेस बेक्टर फूड की जर्नी में, जिसमें फर्स्ट आता है कॉम्पिटिटिव मार्केट। हमने देखा है कि देखो एफएमसीजी सेगमेंट एक काफी बड़ा सेगमेंट है एंड इसमें बहुत बड़े बड़े जायंट है, जिसमें ब्रिटानिया, आईटीसी, नेस्ले, ऐसे बड़े बड़े ब्रांड आते हैं। कुछ नाम मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, इतने ही नाम बहुत है, आप जानते हैं एफएमसीजी कितना बड़ा सेक्टर है, लेकिन उसके बावजूद ये कंपनी इतनी फास्ट ग्रो करते हुए देखने को मिली है, जो कि एक छोटी सी बेकरी यानी एक छोटी सी शॉप से स्टार्ट हुआ था और इन सारी बड़ी बड़ी कंपनी से यहाँ पे कंपीट करते हुए देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर हम इनकी प्रीमियराइजेशन की जो लिस्ट देखेंगे, वहां पे काफी ज्यादा हेल्दी प्रोडक्ट, एक काफी ज्यादा डिमांडिंग प्रोडक्ट इन लोग क्रिएट कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनके लिए काफी ज्यादा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आते हुए देखने को मिल रहा है। इसके अलावा इनका एक सबसे बड़ा बेनिफिट कोविड-19 के बाद से आते हुए देखने को मिला, बिकॉज देखो कोविड-19 के दौरान या उसके बाद बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस थे जो कि बंद होते हुए देखने को मिले, जो कि ऑलमोस्ट गायब हो चुके हैं, लेकिन यहां पे इनके लिए वो काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके लाता है। अब वो कैसे क्रिएट करके लाता है? क्योंकि हमने देखा जब लॉकडाउन लगा था उसके बाद से जितने भी पैकेजिंग फूड है या इस तरह की जो सप्लाई चेन है, जो सर्विसेज है, वो काफी ज्यादा डिमांड में है, जिस वजह से इनका जो बिजनेस है वो काफी ज्यादा यहाँ पे रैपिडली ग्रो करा है, जो कि इनके लिए बहुत बड़ा बेनिफिशियल रहा है। इसके बाद अगर आप इनके सक्सेस फॉर्मूला को देखेंगे कि इन्होंने किस तरह से मार्केट को यहाँ पे गेन करा, मार्केट में अपना कब्जा बनाया, सो उसमें सबसे पहला देखने को मिलता है हमें इनोवेशन ऑफ प्रोडक्ट क्वालिटी। हमने देखा कि इनका जो प्रोडक्ट है वो मेनली हमें दो ही प्रोडक्ट देखने को मिला, लेकिन इन्होंने एक नया फ्लेवर मार्केट में लाए, एक प्रीमियम कैटेगरी में गए, जहां पे कि इन्होंने अच्छी तरह से मार्केट को ग्रैब करा। इसके बाद हमें देखने को मिला इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हमें देखने को मिला। हमने डोमेस्टिक लेवल पे देखा, हमने ग्लोबल लेवल पे देखा, दोनों ही जगह में इनके अच्छे खासे प्रेजेंस है, जो इसे काफी ज्यादा सपोर्ट करती है। इसके बाद हमने देखा B2B एंड B2C दोनों पे ही इन्होंने फोकस किया है। जी हाँ दोस्तों, रिटेल एंड QSR दोनों सेक्टर पे इन्होंने फोकस किया है, जिस वजह से इनका B2B एंड B2C दोनों ही मार्केट पे अच्छा खासा दबदबा बनाते हुए देखने को मिला, जो कि इनकी सक्सेस में सबसे मेन रोल हमें देखने को मिला है। इसके बाद एक और है, वो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। एंड इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो हमें देखने को मिलता है इनकी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ग्रोथ। हमने देखा ग्लोबल मार्केट में काफी ज्यादा एग्रेसिवली यहाँ पे एक्सपेंड कर रहे हैं, जहां पे हमने देखा 75 प्लस कंट्रीज में ये अपने एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मिडिल ईस्ट कंट्रीज में भी। सो ये वो कुछ रीजन है जो इनकी सक्सेस की ग्रोथ के रीजन हमें बनते हुए देखने को मिल रहे हैं।
इसके बाद अगर हम इनकी फ्यूचर की ग्रोथ पोटेंशियल की बात करते हैं तो वहां पे हमें देखने को मिलता है कि ये अब थोड़े से नए सेगमेंट में एंट्री लेने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि हेल्थ एंड वेलनेस सेगमेंट में ये यहाँ पे एंट्री लेने की कोशिश कर रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, 2-3 सेगमेंट में अच्छा कर रही है कंपनी, अगर एक नए सेगमेंट में भी जाती है वहां पे भी डिमांड आती है तो कंपनी के लिए काफी पॉजिटिव हो सकता है, जो कि फ्यूचर के अकॉर्डिंग काफी ज्यादा हेल्पफुल भी साबित हो सकता है। इसके बाद हमने देखा न्यू मार्केट में इनके एक्सपेंशन काफी ज्यादा रैपिडली है। हमने ग्लोबल लेवल पे देखा काफी रैपिड लेवल पे इन्होंने यहाँ पे क्या एक्सपेंशन किया है, जो कि इनके फ्यूचर ग्रोथ के लिए काफी हेल्पफुल होंगे। इसके अलावा हमने देखा B2B एंड B2C मार्केट इन्होंने काफी अच्छी तरह से ग्रैब करा। अब इनका जो फोकस है वो है दोस्तों D2C मार्केट, यानी डायरेक्ट टू कंज्यूमर पे, जहां पे कि ये ऑनलाइन सेल्स पे अपना फोकस बढ़ाने वाले हैं, जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, जोमेटो, स्विगी, जहां पे कि अगर इनकी डिमांड आती है तो ये मार्केट को बहुत ही अच्छी तरह से ग्रैब कर सकते हैं, जो कि इनकी फ्यूचर पोटेंशियल के लिए, इनकी फ्यूचर ग्रोथ के लिए काफी ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंस रखने वाली है। तो ये था दोस्तों एक छोटी सी शॉप जो कि एक बेकरी शॉप से स्टार्ट हुई थी, उसका $1 बिलियन कंपनी बनने का सफर। सो अब आपका क्या कहना है कि क्या मिसेस बेक्टर फूड FMCG सेक्टर की एक लीडिंग कंपनी बन सकती है, नहीं बन सकती है, जहां पे ये ब्रिटानिया, नेस्ले जैसे कंपनीज को टक्कर दे सकती है, या उनके अलावा मार्केट में सस्टेन कर सकती है, या कहीं उनसे कहीं पीछे ना रह जाए, या उनके साथ में कंपीट करते करते कहीं कंपनी बर्बाद ना हो जाए? इसके बारे में आपका क्या कहना है कमेंट में बताएगा, और ऐसे ही डीप डाइव्स इंफॉर्मेशन के लिए आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।